हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटी। दोस्तों हम बात करेंगे भारत में वन के प्रकार। दोस्तों भारत में वन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। भारत में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में, दोस्तों हमें कई बार ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत में कौन कौन से वन है। दोस्तों वन के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का वन के क्षेत्रफल पूछा जाता है। भारत में कौन से राज्य में कौन से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दोस्तों कौन से राज्य में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में कौन सा वन कौन किस किस प्रकार के वन, यानी कि मतलब उष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्ण वन दोस्तों, और अर्ध मतलब पर्णपाती वन है, अर्ध पर्णपाती, पूर्ण पर्णपाती वन दोस्तों, और दोस्तों से वर्षा वाले वन, और दोस्तों हमें पर्वतीय वन, और बहुत सारे ऐसे वन है। दोस्तों भारत के वन के प्रकार हैं। भारत के अंदर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में कवर करें। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो को आप अच्छी तरीके से कवर करें ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपको पता चल सके। दोस्तों भारत में वन कौन कौन से प्रकार है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दोस्तों हम ये कवर करेंगे दोस्तों कि भारत में जो वन है दोस्तों, भारत में कितने ही प्रकार के वन, मतलब यूँ समझ लीजिए कि इसमें वन में इस वीडियो में पूरा है आपको वन के बारे में अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको अपने वन में जितने भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से, अगर एक बार अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप कवर करिएगा दोस्तों, आपको पूरा वन के बारे में पूरी ही जानकारी आपको अच्छी तरीके से कवर हो पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और याद करने को, ध्यान देने की कोशिश पूरी करें। दोस्तों कभी आपने कभी ऐसा सोचा होगा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कहानी होती दोस्तों, तो उस कहानी को अगर मान लिया जाए कि कोई एक कहानी का कोई फैक्ट होता है दोस्तों, आपको अगर कहानी का फैक्ट होता है तो कहानी में अगर दोस्तों अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे कि कोई किसी राजा का नाम क्या था और वो कहाँ रहता था, वो कैसा था, उसका विचार व्यवहार, उसका स्वभाव कैसा था, इस तरीके से, तो दोस्तों आप कुछ ही समय तक उसको याद कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक राजा था या कोई वो ईमानदार था, वो बहुत ही धनवान था दोस्तों, वो वहाँ रहता था इस तरीके से। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि आपको अगर इस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या कितने दिन तक याद रह पाएगा दोस्तों, तो वो कुछ ही समय तक याद रह पाएगा ना, कि वो राजा का नाम था ये था, और वो ये था, और उसका वो ईमानदार था, या फिर ऐसा था ना। तो दोस्तों हम ये लेकिन उस कहानी को अगर हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, यानी कि उस कहानी को एक टॉपिक वाइज में पढ़ के उसको समझ, यानी कि उसको एक पूरी ही एक कहानी के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों, तो हमारे को कोई सा पहले कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में, उस कहानी के रिलेटेड, तो हम पूरा बता सकते हैं। ठीक इस तरीके से वन के प्रकार के बारे में वन लाइन फैक्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें वन के बारे में यानी पूरी जानकारी आपको वन के बारे में अच्छी तरीके कवर करवा जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के बेस पे या नॉलेज के बेस पे, दोनों ही बेस पर आप अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और आप ऐसे कवर करी जाएंगी, जिससे आपको अपने नॉलेज में, अपने एग्जाम में प्लेस, अपने नॉलेज के बेस, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो पाएगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके भारत में वन के प्रकार कौन। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी, जैसे कि मान लीजिए कि कानून के आधार पर होता है दोस्तों, दोस्तों मैं बता ही देता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। मैं एक बार आपको नज़र से दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके भारत में वन के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे दोस्तों। एग्जाम के बेस पर तो अच्छी तरीके से कवर, लेकिन नॉलेज के बेस पर तो और अच्छी तरीके से कवर करें ताकि आपको पता चल सके दोस्तों भारत में वन के प्रकार कौन कौन से दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे इसमें, जैसे देखिए मान लीजिए दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि वन के प्रकार दोस्तों, सबसे वन की परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों जैसे कि वन की परिभाषा पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे दोस्तों, इसके संविधान के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। कानून क्या है इसके लिए दोस्तों, ये पर वानी की रिपोर्ट, यानी वानी की रिपोर्ट जो आई दोस्तों, इसके आधार पर वन के कितना क्षेत्रफल भारत के अंदर था दोस्तों। प्रशासनिक आधार पर देंगे, यानी प्रशासनिक शासन की सरकार के आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी कि वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया दोस्तों, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। प्रशासनिक आधार पर नहीं, गवर्नमेंट के आधार पर पढ़ेंगे। ये भी अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, याद रखने की कोशिश पूरी करेंगे दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे कि और भी बहुत से भारतीय संविधान के अनुसार, भारत की जो संविधान दोस्तों, उसके अंदर वनों को कितने भागों में रखा गया है, कौन से, क्योंकि एग्जाम कि भारत में वन संविधान के आधार भारत में वनों को कितने कौन से भागों में रखा गया है, या कितना उसको मतलब वन को कितना मतलब संविधान आधार पर क्या देखा गया है, इस बारे में कवर करेंगे दोस्तों। वन उसका वर्गीकरण भारत में संविधान के आधार पर क्या किया गया है, ये बात कवर करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों ये भी करेंगे व्यवसाय के आधार पर, यानी कि वो व्यापार के आधार पर वनों का कैसा, मतलब उसका व्यापार के आधार पर इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और जैसे नीचे और कवर करेंगे दोस्तों, इसमें व्यवसाय के आधार पर कवर करेंगे। उसके नीचे जैसे मान लिया जाए कि और भी जैसे बनावट के आधार पर वनों का उसके बनावट वन के जो बनावट वो किस प्रकार की है बनावट, यही भी इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। जैसे और भी और जैसे इसमें जैसे कि व्यवसाय बनावट के आधार औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर, यानी कि औसत वार्षिक, यानी कि औसत, यानी कि सभी वनों के ऊपर कितनी बारिश होती है, इस वीडियो में कवर करें। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पड़े, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन कौन से होते हैं, कैसा होता है दोस्तों, ये बात इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। अर्ध सदाबहार वन करें, अर्ध सदाबहार वन की सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन क्या होता है, इसके बारे में वीडियो कवर करेंगे दोस्तों। और जो इससे पढ़ेंगे शुष्क सदाबहार वन क्या होता है, शुष्क यानी कि गर्मी वाले सदाबहार वन क्या होता है, इसमें वो कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें कवर करेंगे दोस्तों कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून वन, नम पर्णपाती वन क्या होता है, ये भी पता करेंगे दोस्तों कि ये क्या होता है नम पर्णपाती, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में
ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तो ध्यान रखना दोस्तों। तो ये भी कवर करें दोस्तों। और जैसे मान लीजिए कि शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि गर्मी वाले शुष्क पर्णपाती वन के, ये इसमें कवर करें दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम कांटेदार वन भी पढ़ेंगे। कांटेदार यानी कि कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन से भाग में पाए जाते हैं, और एग्जाम क्वेश्चन के कांटेदार वन कैसे होते हैं ये भी पता हो जाए दोस्तों। हम ये पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंदर जैसे पर्वतीय वन भी पढ़ेंगे, पर्वतीय और अर्ध समशीतोष्ण वन भी पढ़ेंगे, और जो पर्वतीय उष्णकटिबंध वन भी पढ़ेंगे, ये हिमालयी वन भी पढ़ेंगे दोस्तों। और जो हिमालय शुष्क शीतोष्ण अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन क्वेश्चन ये पढ़ेंगे दोस्तों। और तली और दलदली रंधन ये भी पढ़ेंगे दोस्तों। और ये सारा वीडियो इसमें कवर कर लेंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, याद करने की कोशिश पूरी करिए, ध्यान देने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों भारत में वन के प्रकार क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, पूरा मैं कंटेंट बता दिया कि आपको इस वीडियो में क्या क्या कवर किया जाएगा और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपको अपने एग्जाम की बेस अपने नॉलेज के बेस दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ये ध्यान देने की कोशिश पूरी करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत में वन के प्रकार। दोस्तों भारत में वन के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो इसमें दे रखा सबसे पहले बात करें तो भारत में वन के प्रकार कैसे, भारत में वन के प्रकार ये बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करें दोस्तों। सबसे पहले दे रखा दोस्तों हम बात करेंगे तो वन के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है इसमें कि वन के प्रकार है ना, भारत में वन के प्रकार कैसे हैं, ये भारत में वन के प्रकार है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको दोस्तों जैसे कि भारत में वन के प्रकार दे रखा है कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करेंगे वन की परिभाषा। भारत में वन की परिभाषा बात करें, वन की परिभाषा होती है दोस्तों। वन की भाषा क्या होती है इसमें बात करेंगे तो दोस्तों वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। अब मान लीजिए तो अपन कुछ भी बना सकते हैं कि भारत वन के किसी भी स्थान पर पेड़ या पौधे या किसी जीव जंतु या जलीय जंतु को अगर किसी भूभाग को हम वन की परिभाषा घोषित कर सकते हैं कि पेड़ पौधों को मिलाकर किसी स्थान पेड़ पौधों को मिलाकर कोई ऐसा आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र जिसको हम भारत के किसी भाग को हम वन घोषित कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको वन की परिभाषा स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर या फिर हम राजकीय स्तर पर इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भारत में वन कई प्रकार कई राज्यों में पाए जाते हैं और कई सारे पाए जाते हैं। इसलिए भारत में वन के अलग अलग प्रकार है, इसलिए इसको वन की परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए अपन अपने मन से कह सकते हैं कि भारत में वो स्थान जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे या बहुत सारे जीव जंतु या बहुत ही ऐसे मतलब भाग को हम वन घोषित कर सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम भारत में वन की परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये वन की परिभाषा कोई स्पष्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों, राज्यों में वन की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया। वन राज्यों को बोले चाहे वो कौन से राज्य, मान लिया कि 28 राज्य दोस्तों, 28 राज्यों को ये कहा गया है कि अपने वन की परिभाषा किसी तरीके से आप दे सकते हैं, ये कहा गया है। लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट नहीं है कि वो परिभाषा वही है दोस्तों, क्योंकि किसी भी इंसान की एक परिभाषा नहीं हो सकती, किसी चीज़ की एक परिभाषा नहीं हो सकती दोस्तों। फिर बात करें वर्ष में 1996। अब दोस्तों ये एग्जाम के बेस पर नॉलेज एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेष अधिकार रहा दोस्तों। तो क्या कहा गया कि अभी एग्जाम क्वेश्चन में कि कौन से अधिकार से वन का परिभाषा दिया गया दोस्तों। तो भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का, यानी कि वन के रूप में परिभाषित करने का अधिकार, विशेष अधिकार राज्यों का रहा है, यानी कि हर राज्य में अपने अपने वन की परिभाषा देने का अधिकार रहा है। कब से? 1996 से। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा और याद रखने की कोशिश करिए। इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश है ना, इसकी अब जो उत्पत्ति, अब एग्जाम कुछ आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति कौन से न्यायालय से दी गई, तो न्यायालय के आदेश जिसे TN गोडर बना थिरुमल का बना भारतीय संघ, यानी टीवी गोडर थिरुमल यूनियन के नाम से जाना है, यानी उन्होंने उन्हीं के सहमति, उन्हीं के उस समय से उच्च न्यायालय से ये मतलब वन की परिभाषा देने का कानून चालू होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ अनुसार समझा, यानी कि इसके शब्दकोश की वन का मतलब होता है वन, यानी कि मतलब एक पेड़ पौधों का भूभाग है ना स्थान, तो इसे कि इसके शब्दकोश के आधार पर ही समझा जाए, यानी अनुसार होना चाहिए दोस्तों। अब इससे सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल, यानी कि इससे वैधानिक रूप से मतलब संविधान के रूप से मान्यता प्राप्त वन मतलब वन शामिल, चाहे वो उन्हें आरक्षित वो चाहे वो मान्यता प्राप्त, चाहे वो आरक्षित से या संरक्षित या अवर्गीकृत श्रेणी रखा, वो चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, चाहे जो मान लीजिए वो आरक्षित क्या होता है, संरक्षित क्या होता है, अवर्गीकृत ये नीचे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल है, चाहे वो वन किसी प्रकार हो, चाहे वो आरक्षित हो सकता है, वो चाहे सुरक्षित हो सकता है, वो अवर्गीकृत श्रेणी किसी भी रूप में, लेकिन उसको क्या कहा सकता है, वन कहा सकता है। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान यानी कि संविधान के आधार पर वन को क्या कहा गया है। तो संवैधानिक आधार यानी कि संविधान के आधार भारत के वन को क्या मतलब क्या मान्यता दी गई है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, कौन से क्या वन के लिए क्या कहा गया है संविधान के आधार पर। तो जंगल या वन या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची या संवर्ग सूची में सूचीबद्ध है। अब एग्जाम क्वेश्चन जंगल या वन जो है वो कौन से भाग में भारतीय संविधान
संविधान के अनुसार कौन से भाग में है, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कौन से भाग में है, तो 7वीं अनुसूची, किसमें 7वीं अनुसूची में और संवर्त सूची में सूचीबद्ध है, किसमें संवर्त सूची और 7वीं अनुसूची है दोस्तों। हमारे भारत के अंदर कितनी सूचियाँ हैं, लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, और उसमें जैसे भाग एक में 2 के नाम और उत्पत्ति आ गया, दूसरे में नाम बदलने की भारत या भारत को संग आ गया, और दूसरे में नाम में ये बदलने की आ गए ना, भारत का नाम कुछ बदल सकते, तीसरे में शपथ ग्रहण करने की, चौथी में दोस्तों हमें वित्त आ गया ना, पाँचवीं में दोस्तों हमें बहुत सारे ऐसे जो अनुसूचित जनजाति के लिए दी गई 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची में दोस्तों हमारे को बहुत सारे जैसे कि जो संवर्त सूची है 7 जो है दोस्तों, वो ये मतलब अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची में जैसे संवर्त सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्त सूची, ये सब मिला, इसमें बहुत सारे ऐसे हमें भाग मिलेंगे दोस्तों कि जो हमें राज्य सूची, संघ सूची में क्या क्या अधिकार है, कौन कौन से भाग मिलेंगे, राज्य सूची में क्या क्या मिलेंगे, संवर्त सूची में, लेकिन इसको क्या किस में रखा गया, संवर्त सूची में रखा गया दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना दोस्तों, याद रखने की कोशिश पूरी करेगा ना। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों इस तरीके 9वीं 10वीं 11वीं सूची और 12वीं सूची 12 सूची इस तरीके से हम बनाई गई है दोस्तों, लेकिन उसको साथ अब एग्जाम के क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि आपको कि भारत के जो एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, याद रखने की कोशिश करिए तो, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि कौन कौन सी अनुसूची में ये रखा गया है ना। तो दोस्तों इसमें जैसे कि दे रखा है इसमें कि कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता रहे। तो ये दोस्तों संविधान सूची में 7वीं अनुसूची में रखा गया है और संवर्त सूची में इसको रखा गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों ना। अब जैसे इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि 1976 किसने 42वें संविधान 42वें संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान जब हुआ था दोस्तों, 42वें वह जो संशोधन हुआ था वो तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये अधिनियम कौन से में हुआ था, 1976 में, कब हुआ था, तो ये 1976 में, तो ये हुआ था तो के माध्यम से 1900, अब एग्जाम क्वेश्चन के 42वें संशोधन कब हुआ था, तो ये सन 1976 में हुआ था दोस्तों, और ये किस लिए हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो माध्यम से, किसके माध्यम से, सन 42वें संशोधन के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को, यानी कि वन के यानी कि पेड़ पौधों और वन्य जीवों यानी कि वन में रहने वाले जितने भी जीव है, जितने भी वो जंतु है, पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची में से संवर्त सूची में सम्मिलित। अब एग्जाम कौन से संविधान संशोधन से इन सभी अधिनियम को अलग से मतलब राज्य सूची से संवर्त सूची में निर्धारित किए, 42वें संविधान संशोधन से ये अलग कर दिया गया था। ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और ये अब दोस्तों ये इस तरह के फिर बात करें संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया, तो अनुच्छेद 51 के जी में, यानी कि 51 के जो क भाग है दोस्तों अनुसूची के कहा गया है कि वन और वन्य जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना उसके प्रत्येक नागरिक का मौलिक। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारत के कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद कौन से में कहा गया है कि भारत में वन्य जीवों और सहित प्राकृतिक जीवों को ये रखने का मतलब मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। तो ये 51 जी के अंदर कहा गया है दोस्तों। भारत के अंदर 395 अनुच्छेद है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। इस तरीके से और कितने लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना, 22 भाग है दोस्तों, और 395 अनुच्छेद। लेकिन इसमें अनुच्छेद किसमें कहा गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 51 यही कहा गया दोस्तों कि मतलब प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो वन्य जीव, वनों और वन्य जीव के प्रकार को, वन्य जीव और उसके पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना, यानी उसको आगे बढ़ाने का प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे ना। इस तरीके से ये उसमें ये दे रखा है, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कवर करिएगा। अभी संवैधानिक आधार पर पढ़ा था अपन ने, अब संविधान आधार पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 48 क में अब ये भी कहा गया है, अनुच्छेद अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों सिद्धांत है, उसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। कौन? राज्य देश के जितने वन है उसमें करने का, तो ये इसमें देगा। ये भी एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 48 क में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो देश के पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन के साथ साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 48 में। अब ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों कानून क्या होता है, कानून के बारे में बात करें। कानून क्या है इसके बारे में, यानी कोई अगर मान लीजिए कि वन का उल्लंघन करके वनों को काटता है, जीव जंतुओं को अगर क्षति पहुंचाता है, परेशान करता है उनको, या फिर उनको किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए कानून क्या है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू हुई। अभी हाल ही में कितनी 1988 वन नीति 1996 में तो ये अधिकार चालू हो गया, लेकिन दोस्तों अब 1988 में लागू, जैसे केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है, जिसके केंद्र में यानी कि पर्यावरण संतुलन है एवं आजीविका है, किसके केंद्र में? राष्ट्रीय वन नीति 1988
1981 से अनुसार। अब ये तो कानून है दोस्तों। वानिकी रिपोर्ट, ये कानून अब एग्जाम क्वेश्चन के वर्तमान कानून के आधार पर कौन सी नीति लागू है, तो राष्ट्रीय वन की 1988 लागू है अभी वन के आधार पर, है ना। वानिकी रिपोर्ट के बारे में वर्तमान भारतीय 2019 के आधार पर देखा जाए, भारत में जब गणना हुई थी 2019 के आधार वन की जो गणना हुई थी, तो देश में वनों वृक्षों से अच्छादित कुल क्षेत्र पर लगभग 807,200 यानी कि 8,80,276 है, जो कि कुल भौगोलिक तो ये क्षेत्रफल का लगभग 24.56। एग्जाम क्वेश्चन पर देखते हैं कि आपको कितना प्रतिशत वन का भाग है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कितने एग्जाम क्वेश्चन पे, तो आपको ध्यान रखना है 24.56% ये भाग है किसका, वन होगा। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। अब देश से 33 भौगोलिक वन को और क्षेत्र 33%, ये कितना भाग है ये तो ध्यान रखना, अच्छी तरीके से कवर करिए। लेकिन दोस्तों कितना भाग है ये भी अच्छी तरीके से कवर करिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, दे रखा है दोस्तों इसमें, जो ये तो हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब हम पढ़े दोस्तों इसमें ये कवर करिएगा अच्छे तरीके, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि अब इसकी ये कितना भाग है। ये हो गया देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि देश के जो 33% जो है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र को वन और क्षेत्र या वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की परिकल्पना की गई है दोस्तों। तो ये क्या कहते हैं, तो ये की गई है कि कितने मतलब 33% जो भौगोलिक क्षेत्र यानी कि भूगोल के आधार पर जो क्षेत्र उसके 33% भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्ष और आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने की परिकल्पना की गई है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कहते कितने 33% ध्यान रखिएगा आप, यानी 33 पर वन होना हर राज्य में होना अनिवार्य कर दिया है। तो ये किसने कहा है, देश के लगभग 33% वन भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य परिकल्पना की गई है। किसमें इसमें कहा गया है, भारतीय वन रिपोर्ट में या फिर बजट के आधार पर रखा गया है ना। वर्गों का वर्गीकरण के बारे में बात ये मतलब उन्होंने क्या इतना वन होना हमारा मतलब ज़रूरी है, या फिर इतना होना चाहिए, या फिर इतना कर सकेंगे ना, इस तरीके से। अब आगे बढ़े दोस्तों, भारत में वनों का वर्गीकरण यानी कि वनों का जो वर्गीकरण कितने भागों पर कितने आधार पर किया जा सकता है दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। प्रशासन यानी कि गवर्नमेंट के आधार पर, सरकार के आधार पर क्या है, तो ये आरक्षित वन होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, फिर सुरक्षित वन होता है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये तीनों प्रकार के जो मतलब गवर्नमेंट के आधार पर रखा जाता है। लेकिन तीनों में अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आरक्षित वन किसको बोला, सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है, लेकिन ये सरकार के द्वारा देखभाल होती है। और असुरक्षित वन अवर्गीकरण, इसमें कोई मतलब ऐसा शासन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो सरकार की आरक्षित वन में सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी होती है, वो हमेशा देखता रहता है, सरकार उससे देखभाल भी करती है संरक्षित वन की, आरक्षित और सुरक्षित दोनों में, लेकिन सुरक्षित में नहीं होती। देश फिर दूसरा है, इसमें पशु चारा व्यवसायिक आधार उद्देश्य प्रवेश, इसमें कोई मतलब पशु या पक्षी चारा का कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आरक्षित होता है, जो शासन इसके ऊपर देखभाल रखती है, निगरान रखती है, इसमें कोई जा नहीं सकता है। उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश, यानी कि कोई भी इंसान इसमें सार्वजनिक सरकार रूप से मतलब कोई सामान्य रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, अनुमति नहीं है। और संरक्षित में क्या, स्थानीय लोगों वन में किसी भी गंभीर क्षति के वनों पर उपयोग की अनुमति, यानी कि जो संरक्षित है उसमें क्या है, स्थानीय लोगों को, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई देश या कोई राज्य में कोई अगर वन है, तो उसमें क्या है कि कोई स्थानीय लोग वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए, यानी कि मतलब बिना पेड़ पौधों को क्षति पहुँचाए, बिना जीव जंतुओं पर क्षति पहुँचाए, बिना किसी मतलब उनकी क्षति पहुँचाए, यानी कि वनोपज का उपयोग करने की और मवेशी चलाने की अनुमति है। लेकिन वृक्षों को काटने या मवेशियों को चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप वृक्ष काट सकते हैं, या से वहाँ से कुछ भी ला सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये मतलब अवर्गीकृत वन में कहा गया है। फिर दोस्तों बात करें देश के कुल वन क्षेत्र में TFA का 53 हिस्सा श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब 53 हिस्सा किस में आता है, आरक्षित वन में आता है, यानी कि सरकार इसमें 53% रखती है कुल वन का। अब ये जो सुरक्षित कुल वन में क्षेत्रफल TFA का 29% है, तो इस श्रेणी में आता है, यानी 29। और इसमें जो कुल वन क्षेत्रफल का TFA में 18%, यानी कि 18% हिस्सा इस श्रेणी में आता है, यानी सबसे कम प्रतिशत इसमें। तो 33, 29, 18 ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण है ना। अब दोस्तों इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण, भारतीय संविधान के आधार पर, यानी कि वो तो प्रशासनिक आधार पर देख लिया। अब संविधान के आधार पर देख लेते हैं, तो राज्य वन होता है, एक वाणिज्यिक वन होता है और निजी वन होता है। 3 प्रकार के वन होते हैं, किसके आधार पर, संविधान के आधार पर। तो सबसे स्टेट फॉरेस्ट, वाणिज्यिक वन, कमर्शियल फॉरेस्ट, निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो अब कैसे पढ़ेंगे कि राज्य वन के बारे में, यानी कि इसको संविधान पर किस तरीके से दे रखा है, तो इसमें पढ़ेंगे देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र इसमें शामिल है। किसमें, निजी जो राज्य वन में, देश के लगभग जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन जो हैं, जैसे वो सभी इसमें शामिल है राज्य वन में, लेकिन जो इसमें शामिल है दोस्तों, लेकिन दोस्तों राज्य वन में। लेकिन वाणिज्यिक वन में क्या है, वाणिज्यिक स्थानीय नगर निगम ग्राम स्थानीय वन जो मान लीजिए कि कोई गाँव है, अगर जो विकास है, या फिर तहसील या जिला स्तर पर जितने भी वो है, लेकिन इसमें देश के जितने भी वो राज्य के आधार पर ये राज्य वन में रखा गया। लेकिन इसमें दोस्तों केवल गाँव विकास
तहसील विकासखंड, तहसील और जिला के आधार पर इसको रखा है। लेकिन इसमें निजी स्वामित्व के तहत संभाल लिया कि कोई ऐसा जैसे कि अपने घर का खुद का एक बगीचा हो सकता है, वो एक अपने खुद के वन का क्षेत्रफल आ सकता है, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। फिर इसमें दूसरा है राज्य वन में सरकार राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में ये सरकार को, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन्य जीव अभयारण्य हुआ, ये किसके अंतर्गत आता है, ये इसी के अंदर संविधान के आधार पर आता है। और ये जो है तो बोर्ड आदि स्वामित्व प्रशासन, यानी कि बोर्ड ये किसी जैसे वही बताया हमने तहसील, गाँव तहसील और विकासखंड के तहसील के आधार पर स्वामित्व और प्रशासन वाले क्षेत्र में ये आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये प्रशासन के आधार पर हमारे संविधान के आधार पर हो जाए। अब दोस्तों ये बात है कुल वन क्षेत्र टीएफए का, ये वो कितना था, वो 53% था, इधर 29% था, इधर 18% था। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि वर्ल्ड क्षेत्र पर टीएफ 29-54%, इस क्षेत्र का टीएफ का लगभग 5% हिस्सा इसमें, और कुल क्षेत्र का ये लगभग 1% हिस्सा, थोड़ा अधिक हिस्सा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों इसमें जो हमारे बगीचे के आधार पर यानी खुद का 1% है दोस्तों। लेकिन इसमें जो हम बात करें दोस्तों, तो ये जो भारत के जो राज्य क्षेत्र वो 94% इस संविधान के आधार पर आता है। 5% एग्जाम क्वेश्चन कि भारत के 94 कितना प्रतिशत भारत जो राज्य के क्षेत्र में आता है, तो 94% आता है। और भारत के कितना क्षेत्र वो टीएफ जो वाणिज्यिक वन में कमर्शियल में जो 5% कितने आता है दोस्तों, 5, और इसमें कितना आता है दोस्तों 1% आपका एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। अब आगे बढ़ते व्यवसायिक के आधार पर जैसे मैं ये ध्यान रखने की कोशिश, ये जैसे कि स्टेट वन और ये कमर्शियल वाणिज्यिक कमर्शियल निजी वन प्राइवेट हो ना, तो 94% ध्यान रखना राज्य वन, ये वाणिज्यिक वन एग्जाम क्वेश्चन बन सकते, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कवर करिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो दोस्तों ये जैसे कि कमर्शियल फॉरेस्ट और ये कौन से निजी क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, निजी फॉरेस्ट, निजी वन आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ व्यवसाय के आधार पर, यानी कि उसको व्यवसाय यानी कि बेचने के आधार पर कैसे किस तरीके से हम व्यवसाय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, व्यापारिक और गैर व्यापारी। गैर व्यापारी जैसे व्यापारिक मर्चेंटेबल और नॉन मर्चेंटेबल, दोनों प्रकार से हम बांट सकते हैं। कैसे दोस्तों स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो वन जो सरलता से उपलब्ध हो, है ना, वन जो सरलता से उपलब्ध हैं, तो कैसे जो व्यापारिक जो सरलता से उपलब्ध है और इसमें गैर उच्च चोटी पर इससे वन गैर पहुँच नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे हम जा नहीं सकते, वहाँ पे हम किसी प्रकार के उनको ला नहीं सकते। जैसे माने बहुत ऐसे वन होते हैं जहाँ से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, फूल जो भी होता है उसे वन से हम प्राप्त करके हम बेचते हैं। तो वो हम वन जो सरलता रूप से उपलब्ध करें तो वहाँ से हम ये व्यापारिक रूप से हम ले सकते हैं। और उच्च पर चोटी पर जहाँ स्थित हम जहाँ कांटेदार वन होते हैं या फिर वैसे पहाड़ियों पर वन होते हैं, वहाँ जहाँ पे हमारे जो वाहन जा नहीं सकते, वहाँ से हम काट फिट नहीं सकते, तो वो गैर व्यापारी यानी कि वहाँ से हम ला नहीं सकते, उसको गैर व्यापारिक वन बोलते हैं, यानी कि वहाँ से हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें जो 42 जिसमें लगभग 80% 82% ये हिस्सा है, तो जिसमें हम आसानी से सरलता से वहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ला सकते हैं। और कुल वन क्षेत्रफल का लगभग ये 82, तो इसमें 18% ये जहाँ हम पहुँचने के बाहर है, इसलिए वहाँ पर हम जा नहीं सकते। तो ये कितना हो जाए एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कितना हो जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कि कुल वन क्षेत्रफल लगभग टीएफए कितना हो जाएगा, तो 18%। तो ध्यान रखने की कोशिश करिए और याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों 18 टीएफए का लगभग 18%, यानी कि टीएफ ये टाटा फॉरेस्ट एसोसिएशन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 18% ये हो गया दोस्तों। अब नीचे पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर यानी कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, क्या क्या वन में हमें कैसे कैसे किस प्रकार, यानी कि वनों को भी कई सारी ऐसी अपनी अपनी एक भौगोलिक स्थिति, अपने अपने एक बनावट होती है, अपने अपनी एक आकृति होती है। कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी आकृति अलग अलग होती है, कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अलग अलग तरीके के वो पेड़ होते हैं। तो बनावट के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें बनावट कैसी है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों बनावट के आधार पर शंकुधारी वन होता है ना। एक शंकुधारी वन आपने कभी देखा होगा, इस तरीके से एक शंकु होता है, इस तरीके से शंकु, ये इस तरीके से वन होते हैं, है ना। तो शंकुधारी वन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वन किस प्रकार, तो शंकुधारी यानी कॉन्फोरियस फॉरेस्ट और चौड़ी पत्ती वाले वन पढ़ेंगे दोस्तों। जो ब्रड लेफ्ट फॉरेस्ट ना, ये दोनों ये चौड़ी पत्ती वाले फॉरेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम दोस्तों शंकुधारी वन में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले समशीतोष्ण उसमें, और ये चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, उनको दोस्तों हम क्या करेंगे, उनकी जो पत्तियाँ चौड़ी होती है उनको हम जैसे हो वो तो उनके वो उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी वन, मानसूनी वन इसमें आते हैं, किसमें, चौड़ी पत्ती वाले वन में। अब दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन अब दोस्तों इसमें कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए कि पूर्वी मध्य हिमालय जो पूर्व का हिस्सा है कौन सा, जैसे अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये जो पूरी ऊपरी हिस्सा पता अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, ये शंकु वाले वन। लेकिन देश के पठार मैदानों पर इसमें जो ये बड़े पत्ते वाले वन, जो कि पठारी मैदान या मैदान पठार ये पर्वतीय वन होता है क्षेत्र में, एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जैसे 18%। अब दुनिया
अब जिसमें देश की कुल टीएफए का लगभग 6 पॉइंट कितना प्रतिशत इसमें जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग टीएफए का 6 यानी 6.5% हिस्सा इसमें आच्छादित है किसमें, शंकुधारीपन में। और जैसे देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% जो है जो पत्ता द्वारा पत्ते फूल पत्ते वाले ये वन हमें मिलेंगे किससे, बनावट के आधार पर दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते आपको दोनों रूप से ध्यान रखना है। देश के कुल क्षेत्र शंकुधारी वन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 6.5%। और दोस्तों देश में बड़े क्षेत्र जो बड़े पत्ते वाले क्षेत्र पर बनावट के आधार पर कितना है, तो वो 94 पर दोनों। यानी कि आपको दोस्तों किसके आधार पर ध्यान रखना है दोस्तों, संविधान के आधार पर भी ध्यान रखना है, प्रशासन के आधार पर भी ध्यान रखना है, संविधान के आधार पर ध्यान रखना है दोस्तों, बनावट के आधार पर भी ध्यान है। तीनों रूप से आपको ध्यान है। जैसे मैंने ऊपर बताया था 53%, 29%, 18% है ना, ठीक इस तरीके से नीचे बताया 94%, 13%, सॉरी 82%, 18% और 1%, ठीक इस तरीके से यहाँ पे 6% और 6.5 18 ये जैसे 82 ये 6.5% और 84, ये ध्यान रखना है, दोनों कोशिश करिएगा दोस्तों। औसत वार्षिक, अब दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कवर करिएगा आपकी ताकि वो ध्यान रहे दोस्तों। तो इसमें जैसे कि औसत वार्षिक वर्षा के आधार औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दोस्तों, जैसे कि मान लिया औसत वार्षिक यानी कि प्रत्येक मतलब कितने, मतलब सभी वनों के ऊपर कितनी वर्षा होती है, इसमें पता होना चाहिए दोस्तों। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वन कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो औसत वार्षिक वर्षा यानी कि मान लीजिए कि कहाँ पे कितने प्रतिशत वर्षा हो रही है, 115 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 140% कितने सेंटीमीटर। तो भारत में वनों को इस रूप से औसत वर्षा 5 श्रेणियों में रखा गया है। तो ये 5 श्रेणी कौन कौन सी है, जो वर्षा के आधार पर, यानी कि बहुत सारे ऐसे वन होते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से ये पता होना चाहिए भारत में विस्तृत रूप से, यानी कि बहुत अधिकतम रूप से औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 श्रेणियों में रखा गया है, कौन कौन से है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों, वर्षा के आधार पर देखा जाए तो कौन कौन से वन मिलेंगे दोस्तों हमें, तो कवर करेंगे दोस्तों। तो इसमें जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्ष सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें फॉरेस्ट इसमें दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, इसमें दोस्तों आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। और फॉरेस्ट ये नीचे वन जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, तो वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय किसे बोलते हैं दोस्तों, जो कि गर्मी वाले, जो गर्मी हो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय उसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। लेकिन उष्णकटिबंधीय में वो सदाबहार किसको बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा ठंडा प्रदेश हो। और वन वही तो उष्णकटिबंधीय तो है, गर्मी वाला स्थान तो है, लेकिन वहाँ पे कुछ ठंडा प्रदेश भी पाया जाता है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन इसमें पढ़ेंगे तो क्या होता है, आर्द्र उष्ण, तो इस क्षेत्र में पश्चिमी अंडमान निकोबार, तो आपने देखा हो भारत की जो लोकेशन देखेंगे आप, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में वन पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी एरिया दोस्तों गुजरात का, कोंकण, गोवा का, कर्नाटक का, और ये जो केरल का ये हिस्सा जो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उत्तर पूर्वी, यानी कि जो उत्तर का हिस्सा दोस्तों आपने कभी ये जो हिस्सा पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्व है, ये उत्तर, ये दक्षिण है। तो जो ये हिस्सा पश्चिम घाट का ये हिस्सा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर का, ये उत्तर का है और ये पूर्वी का। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये सभी इंसान दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, यानी कि पूरे ही देश में आपको ये इस तरीके से क्षेत्र में आपको मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार वन पश्चिम अंडमान निकोबार ये जैसे भारत का हिस्सा हो जाएगा इस तरीके से। ये जैसे मान लीजिए डबल से आपको बता, जैसे इस प्रकार के वन पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जैसे कि ये भारत है, तो यहाँ पे जैसे कि ये पश्चिम हिस्सा हो जाएगा, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिम हिस्सा, ये उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण हिस्सा। तो इसमें जैसे ये पश्चिम घाट यहाँ पे ये मिल जाएगा, घाट मिलेगा, अंडमान निकोबार घाट ये मिल जाएगा, और उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी है, ये हिस्सा, यानी पूरे भारत के अंदर यह क्षेत्र में, दक्षिण भारत में ये पाए जाते हैं, पूरे भारत के अंदर पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। जलवायु मिलेगी दोस्तों, जलवायु कैसी मिले, इस प्रकार के वन में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और 22 डिग्री सेल्सियस और अधिक वर्षा तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्र में दोनों 200 वर्षा वाले क्षेत्र को हम भेद कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वन, और वो आदर्श सदाबहार वन 200 में और 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्ष इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी 60 मीटर ऊंचाई ये क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन वृक्ष इनके सेट कितने पाए जाते हैं, तो 60% पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों में पत्ते गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी आ सकता है, फूल पत्ते कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ये फूल स्पष्ट नहीं है कि ये कभी मतलब फूल की कोई टाइम आता है कि इस टाइम फल आएंगे, फूल आएंगे, ऐसा। तो इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में ये वर्ष भर हरे भर होते हैं, ये
वन छोटे मतलब हर पूरे भारत में पाए जाते हैं कुछ, लेकिन ये दोस्तों ये 200 सेंटीमीटर तो एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है वन होती है, लेकिन दोस्तों इसमें 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा तापमान गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गर्मी वाले क्षेत्र आर्द्र और ये 60 मीटर में उससे अधिक ऊंचाई वर्ष के ये पाए जाते हैं, और ये वर्ष वन भर हरे भरे रहते हैं। फल कोई निश्चित सीमा नहीं। इन वनों में कोई पाए प्रजाति रोजवुड, महोगनी, एनी, डबोनी आदि ये वृक्षों की प्रजातियां हैं दोस्तों। आपको यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वृक्षों कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलर आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा ज़्यादातर आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों हमारा भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र एग्जाम क्वेश्चन को आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे दे रखा है दोस्तों इसमें अब आगे बढ़ दोस्तों इसमें आर्द्र सदाबहार वन, वो क्या था उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, लेकिन ये केवल आर्द्र सदाबहार यानी आधे ही सदाबहार वन है। क्षेत्र में क्या इस प्रकार वन क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम अंडमान निकोबार तथा पूर्वी हिमालय। ये जो हिस्सा है दोस्तों केवल आर्द्र सदाबहार वन वाला हिस्सा है, जहाँ आर्द्र सदाबहार यानी कि केवल आधे सदाबहार वन है, और मतलब कुछ ही सदाबहार यानी कि कुछ ही ठंडे, कुछ ही आधे ही सदाबहार वन मिले, आधे ठंडे वन मिलेंगे। और पश्चिमी घाट यानी वही गुजरात, कर्नाटक, केरल और ये गोवा, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालय में ये हिस्सा पाया जाता है दोस्तों। वृक्ष आर्द्र सदाबहार और अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। न्यूनतम गतिविधि इन ये सदाबहार क्षेत्र वन दर्शाती इन वनों के सफेद देवदार, होलोक, केल आदि ये इसमें आते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखेंगे ये आर्द्र सदाबहार। शुष्क सदाबहार वन में बात करें तो शुष्क सदाबहार वन किसे यानी कि शुष्क सदाबहार वन के बारे में बात करें तो शुष्क सदाबहार यानी कि मतलब वो गर्म सदाबहार वन। इस सदाबहार उत्तर दिशा के शिवालिक पेड़ है, जैसे उत्तर दिशा के जितने गुजरात, गोवा सॉरी जम्मू कश्मीर हुआ ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो हिस्सा दोस्तों ये इसमें शिवालिक पहाड़ियाँ जितनी भी दोस्तों वो हिमालय से तलहटी से 1000 किलोमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो हिस्सा वहाँ तक भी पाए जाते हैं। जलवायु क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म और शुष्क मानसून तथा ठंडी पड़ती है, यानी कि इस वाले हिस्से में दोस्तों में दीर्घकालीन ग्रीष्म यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और शुष्क मानसून यानी कि बहुत ही गर्मी वाला, यानी शुष्क किसको बोलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय गर्मी वाले हिस्से को बोलते हैं, और शुष्क भी तो सफा गर्मी यानी पूरी गर्मी, शुष्क यानी पूरी गर्मी, उष्ण यानी गर्मी मतलब आधा गर्मी, शुष्क यानी पूरी गर्मी, और शीतोष्ण यानी ठंडा। तो ये मानसून ग्रीष्म पड़ती है। वृक्ष यहाँ मुख्यतः सुगंधित फलों के साथ कठोर पत्ती वाले सदाबहार वन यानी साथ ही कुछ पर्णपाती वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। इस तरह का वर्ग है। यहाँ के वृक्ष पालीदार होते हैं, यानी कि ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ये क्या होते हैं दोस्तों, तो ये होते दोस्तों हमारा ध्यान देने की कोशिश करिएगा दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं दोस्तों ये। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है दोस्तों वो कितने आधार पर रखा जाता है दोस्तों इनको, तो दोस्तों ये हमें ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। अब आगे बढ़ते अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके कवर करिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा, अच्छी तरीके कवर करिएगा दोस्तों। अच्छी तरीके कवर करिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि कहाँ से कौन सी चीज़ बताई जा रही है। अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है इंसाफ है ना। अब दोस्तों इसे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाले जैसे कि मान लिया चाहिए यहाँ के पालिशदार होते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन से होते दोस्तों यहाँ पे पालिशदार वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों।
है ना। तो दोस्तों यहाँ के वृक्ष पालीदार होते हैं, यह जैतून और कुछ ओलियंडर कुछ अधिक सामान्य होते हैं दोस्तों। ये जहाँ जैतून, केला और ओलियंडर शामिल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून वन, जैसे मानसूनी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि उष्णकटिबंधीय गर्मी वाली है, लेकिन दोस्तों पर्णपाती वन यानी मानसूनी वन भी इनको बोला जाता है। तो नम पर्णपाती वन यानी कि ठंडे पर्णपाती वन, जो नम पर्ण नमी होती है इसमें, तो क्षेत्र इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ, यानी उत्तर के पूर्वी यानी कि जो मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जैसे साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूरे ढलान और ओडिशा के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों वर्षा इस क्षेत्र में वन की अधिक पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती दर्ज की जाती है और वृक्ष इसमें उच्च शाखाओं को आवरण किया जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा दोस्तों इस क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों समझना, कुछ समझेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इन बच्चों ऊंचे क्षेत्र से अपने सागौन, हर्रा, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और चंदन आदि वन्यजीव प्रजातियाँ इसमें पाई जाती है दोस्तों, आप कवर करिएगा दोस्तों। शुष्क पर्णपाती वन में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, शुष्क यानी कि वो ठंडा सा, शुष्क यानी कि बहुत ही गर्म वाला पर्णपाती वन, है ना। अच्छे से कवर करिए दोस्तों, आपको पूरा पता चल पाए दोस्तों। अब तो वीडियो तो शुष्क पर्णपाती वन में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें दे रखा है जैसे कि शुष्क पर्णपाती वन में क्षेत्र इसमें दोस्तों इस प्रकार वन देश के पूरे उत्तरी भाग, यानी पूरा जो उत्तरी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये है जो हिस्सा, पंजाब और हरियाणा, और ये जो है इस प्रकार क्षेत्र पूरे उत्तरी भाग, उत्तर पूर्व को छोड़, यानी उत्तर पूर्व को छोड़ में सारे में पाए जाए, यानी कि उत्तर पूर्व में जितने भी वो छोड़ दिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का छोड़ दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी, यानी कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सभी को छोड़ दिया जाए और सभी का, और पूरे भारत में ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। इसलिए से छोटे प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये वर्ष में जहाँ वर्ष लगभग 70 से 100 मीटर के बीच होती है। जब क्वेश्चन पूछने लगे दोस्तों कि सभी ध्यान रखना कि कितने, कौन से वन में कितनी वर्षा हो रही है, कौन से पत्ते कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से भाग में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, कौन से नम, यानी कि आपको पूरा ध्यान रखना है कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है, कौन से भाग में पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं, कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, कौन से मतलब क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सब मतलब भाग में पाए जाते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, है ना। ये भाग में, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं ये ध्यान रखिएगा ना, और भाग में कौन से भाग में पाए जाते हैं ना। तो वन देश कि कौन ये भाग में पाए जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए। ये कहाँ वर्ष, ये 70% से बीज होती है किसमें, ये शुष्क पर्णपाती वन, नमी वाले क्षेत्र आचरण संक्रमणकालीन, जबकि शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में पर्णपाती मतलब अर्थ पर्णपाती संक्रमण काल है, लेकिन जबकि शुष्क क्षेत्र जो होता है दोस्तों उसमें आपको तो ये कौन सा मिलेगा दोस्तों, जबकि शुष्क क्षेत्र में कांटेदार वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि शुष्क क्षेत्र में उसमें मतलब कांटेदार वन पाए जाते हैं, किसमें, शुष्क वन। वृक्ष एक शुष्क मौसम की शुरुआत वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं। वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देता है, विशाल घास के मैदान की तरफ दिखाई देता है, जिस चारों ओर नग्न पेड़, यानी कि कोई पत्ते फल कुछ नहीं होता है, मतलब हरा भरा नहीं होता है ये फल, क्योंकि इसमें 70% से 100% यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए इसे तेंदु, पलाश, अमलदार, बेल, खर्रा, आधा हवा आदि वृक्ष, लेकिन भारत में पूरे केवल उत्तर पूर्व को छोड़ सारे भारत में ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना है। अब दोस्तों कांटेदार वन क्या होता है, कांटेदार वन यानी कि कांटे वाले वन कौन कौन से, जैसे वर्षा में ये वन कांटेदार वन होती है दोस्तों, लगभग 50% कांटे, 50% तो कांटेदार वन ही होंगे। सो समक्ष कम होती है जैसे काली मिट्टी वाले क्षेत्र में, जैसे उत्तर पूर्व, पश्चिम, मध्य और दक्षिण, ये ध्यान रखना, ये याद रखने की कोशिश बात है। ये दक्षिण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शुष्क पाई जाती है। वृक्ष या क्षेत्र ऊंचाई 10 मीटर के समय होती है दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार की घास जड़ें पाई जाती है। इसमें आमतौर पर इस पर कार्बन फैक्टर्स और ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और ये इन वेदों में पूरे वर्ण रहित होते हैं, और इनमें पाए जाने मुख्य इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित होते हैं, यानी कि इसमें पर्ण ये मतलब इसमें पान पत्ते आते ही नहीं है। इनमें पाए जाने मुख्य प्रजाति जैसे बबूल, कोकोस, बेर, खजूर, खेर, नीम, ये और खेर, नीम, ये खेजड़ी और पलाश, ये अच्छी तरीके से याद रखिए कौन कौन से इसमें कांटेदार वन में आते हैं। ध्यान कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पेड़ दे रखे, ये इनमें कभी हमेशा पत्ते ही रहते हैं और कांटे ही इसमें आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों पर्वतीय वन पड़े दोस्तों, पर्वतीय वन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो पर्वतीय वन में दोस्तों पर्वतीय आधे शीतोष्ण यानी आधे शीतोष्ण यानी आधे ठंडे क्षेत्र, इसमें उत्तरी दक्षिण पाए जाते हैं। उत्तर नेपाल क्षेत्र लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बहुत ऊंचाई पर 2 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा होती है, इससे ज़्यादा वर्षा मतलब सबसे वर्षा ऐसी में होती है दोस्तों। और दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी कुछ हिस्सों तक केरल की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, केरल तक पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ वहीं पे दोस्तों। और वृक्ष उत्तरी तुलना में उत्तरी भाग क्षेत्र की तुलना में दक्षिण भारत में वन सर्वाधिक घने हैं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो। इसके समय के साथ वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस
यूकेलिप्टस जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के स्थान ले लिए, यानी कि वहाँ पर यूकेलिप्टस जो सबसे ऊंचाई पर जो ऊंचा पेड़ होता है ये सब ज़्यादा वहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि नीलगिरी यानी कि मतलब और ये दक्षिण क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं दोस्तों। रोडोडोन, चंपा और विभिन्न प्रकार की ग्राउंड फ्लोर यहीं पे पाए जाते। उष्णकटिबंधीय वन में कौन कौन से बनाते हैं? जलवायु वन क्षेत्र पाए जाते हैं, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से होती है, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान दोनों ही अच्छी तरह याद रखिए। 15 सेंटीमीटर क्षेत्र इस वन उत्तर प्रदेश, दक्षिण जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तर सिक्किम पाए जाते हैं। वृक्ष इस वन क्षेत्र पर अतिरिक्त ओक, जामुन, रोडोन भी इसमें पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना, अच्छी तरह कवर करिएगा दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, अच्छी तरीके से कवर। हिमालय पर्वतीय वन दोस्तों, हिमालय आर्द्र वन यानी कि हिमालय पे ऊपर रहते हैं, वो भी मतलब आर्द्र यानी कि थोड़े ठंडे वन क्षेत्र में दोस्तों इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्षेत्र इस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 200 मीटर के मध्य होती है इसकी ऊंचाई, यानी कि 1000 से 200। उनकी कितनी थी? 1800 से 3000 है ना, 1800 से क्या कितनी थी दोस्तों? आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों नीचे, जैसे अपन ने पढ़ा ये जो वन थे हमारे जो पर्वतीय उष्णकटिबंध कौन से वन? ये पर्वतीय आर्द्र क्षेत्र, जैसे 1800 से 3000, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। तो ये कितने वन थे? 1800 से, तो ये दोस्तों हमें मिलेंगे लगभग 1800 से 3000 के वन के बीच। कितने? 1800 से 3000 के बीच में ये हमें वन मिलेंगे दोस्तों। कौन से वन? जो पर्वत आर्द्र समशीतोष्ण वन, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कौन कौन से वन बताए जा रहे हैं, और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, है ना। तो अच्छी तरीके से कवर करना है, याद करना, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि कौन से वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, ये याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें दे रखा है याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, और कवर करने की कोशिश पूरी करिएगा। 1800 से 3000 ये हो गया। तो पर्वतीय उष्णकटिबंध, हिमालय पर आर्द्र भूमि, ये ध्यान रखें। उधर ये ऊंचाई वजह से 1200 चीन, चाल, जड़े, पौष्टिक घासी आदि पाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन, यानी हिमालय के शुष्क यानी कि वही ठंड गर्मी वाले प्रदेश हिमालय पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, किन्नौर, तो सिक्किम पाए जाते हैं। वृक्ष मुख्य रूप से शंकुधारी, देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून, सेतु, तो विलो आदि वृक्ष इसी में पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि सब समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है ना। अल्पाइन और अल्पाइन वन, अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन, कौन ऊंचाई ये वन क्षेत्र अल्पाइन 2500 से मतलब 100 से 2500 से 4000 के ऊंचाई पर पाए से 4000 क्षेत्र पाए जाते। अर्ध अल्पाइन 2900 से, ये दोनों याद रखिए, 2900 इसमें अल्प, अर्ध अल्पाइन और 2500 से 4000 और 2900 से 45 मीटर वृक्ष ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र हिमालय, रोडोन, विलो, काली किस्म होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और पूर्वी हिमालय के और ये लाल जो भूर्ज ये और लाल इसमें स्थित दोस्तों, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली बात है, अच्छी जगह ध्यान रखिएगा। तो तली, तटीय और दलदली वन, तटीय यानी कि तट वाले वन, और दलदली वन यानी कि वो मतलब दलदल में उगने वाले वन कौन कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों आपको पढ़ेंगे क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार, गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य मौजूद जैसे महानदी, गोदावरी डेल्टा, इसी जो नदियाँ आप पढ़ोगे तो नदियों जो समझ जाएगा कि नदियाँ में कौन कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, वहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, अच्छी तरह आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान, वृक्ष में इनमें वन, घन, अन्य और अवैध वनों शामिल खेतियाँ पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मुलायम उत्तर बनी होती ताकि पौधे पानी में सांस ले सके, मतलब उनकी जो जड़ें होती है दोस्तों वो मुलायम होती है ताकि वो पानी के अंदर भी सांस ले सके, पानी के अंदर फल फूल सके वो, इसलिए पौधे पानी में सांस इसमें मुख्य रूप से खोखले, पाइन, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ और बुलटेवल शामिल है। भारत में मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन लगभग 67 मैंग्रोव 67 40, ध्यान रखने का, किसी किलोमीटर क्षेत्र है जो विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% हिस्सा के भारत में कितने प्रतिशत हिस्सा जो 67/40 कितना है, और ये और कितना प्रतिशत दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 7% हिस्सा कवर करता है इसमें भारत में मैंग्रोव वन। ये वन देखा तो ये भारत में कितने क्षेत्रफल, भारत में कितने ध्यान रखना क्षेत्रफल दोस्तों 67/40, भारत में कितने क्षेत्रफल बने तो ये 67/40 ध्यान रखना। कितने क्षेत्रफल है तो 67/40 से, और कितने हिस्से करते 7 हिस्से कवर करते। ये वन तटीय का शुरू करते हैं, तटीय क्षेत्रों को कटाई अपर्दन से संरक्षण प्रदान करते हैं। कौन से? ये दलदली या तटीय तटीय दलदली वन। और ये जो है ना गंगा डेल्टा के सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारी वन यहीं पर, इससे सबसे बड़ा वन कहाँ है? सबसे बड़ा ज्वारी वन जो सुंदरवन ही दुनिया सबसे बड़ा ज्वारी वन दोस्तों, सुंदरवन ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारी वन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। तो कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं, कौन कौन से एरिया मतलब वो क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता
से दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र में ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ताकि आपको पता रहे दोस्तों। और दोस्तों इसमें जैसे कि सदाबहार वन मैंने कि यानी कि अपन ने यानी कि उनके बनावट के आधार पर ध्यान रखिए कि कौन सी वर्षा कितनी ज़्यादा हो रही है, कितने ऊंचाई पर कौन से है, और वो किस किस में भाग में पाया जाता है ना, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब हमने कवर किया दोस्तों, तो अच्छी तरीके से कवर किया। आशा कर दोस्तों एक ही बार में वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों एक बार अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आशा कर दोस्तों एक ही बार ध्यान रखिए, आशा कर दोस्तों एक ही बार में वीडियो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, उस चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।